और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में दोस्तों, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को जो कॉमर्स में खासकर उन सभी को मैं दोस्तों एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। लास्ट बैच में मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया था, बट इस बार हमारे पास इकोनॉमिक्स के लिए एक टैलेंटेड टीचर तो साथ ही है। अब दोस्तों मैं ये क्या बोल रहा था, हाँ अगर कोई बच्चा जिसको पता नहीं तो दोस्तों हमारे यहाँ पे अब अकाउंट्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं और अकाउंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छे टीचर हमने आपके लिए अपॉइंट कर रखा है। तो अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे जाके सबको चेकआउट करो, ठीक है। तो इतनी थी हमारी कॉमर्स की फैकल्टी। अब चलिए यार इस पे आ जाते हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ आज। ये दोस्तों एसपी का लेक्चर, ठीक है, एसपी का लेक्चर है और 12th के बच्चों का है और लेसन नंबर 5th है ये। और उसमें भी दोस्तों लेक्चर नंबर 2nd। तो अगर कोई बच्चा जिसने लेसन नंबर 5th का लेक्चर नंबर 1st नहीं देखा है तो दोस्त प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 का कंटिन्यूस में मैंने ये लेक्चर को हमने स्टार्ट किया, ठीक है। हमने वहां पे लेसन नंबर 1 में, लेसन नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके हमने टोटल 20 सब पॉइंट्स है उसके। तो हमने दोस्तों उसमें से 10 कंप्लीट किए थे और बाकी के 10 आज हम करेंगे और बाकी का रिमेनिंग टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो चलो यार दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बाकी ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी प्यार समस्या कुछ भी दिक्कत यहाँ पे आप आ सकते हो कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आपको प्यार बांटना है, मेक श्योर को आप इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ठीक है, बहुत हेल्प हो जाएगी यार आपकी। चलो यार स्टार्ट कर देता हूँ। टॉपिक कंटिन्यूटी चल रहा है, ठीक है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ डिपॉजिट, ऐसा करके कुछ तो टॉपिक था, लेट्स सी आगे क्या बोलता है ये। तो इसमें दोस्तों नेक्स्ट जो हेड पॉइंट है वो है सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी बोलती है कि मुझे डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट लेना है, कंपनी बोलती है, तो ये आम जनता को कैसे पता चलेगा? अगर डिपॉजिट पब्लिक से होना चाहता है तो जनता, अपन जनरल पब्लिक, अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी है उसको डिपॉजिट लेना है? कैसे पता चलेगा? बच्चा कह रहा है सर पता नहीं, पता चलना तो मुश्किल है यार। कंपनी को कुछ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या उनके वेबसाइट्स पे जाके कुछ ऐसा अपलोड करना चाहिए, तब जाके हमें समझेगा ना कि कंपनी में डिपॉजिट है। बिल्कुल दोस्तों, तो ऐसा ही कंपनीज जो होती है उनको ना सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट रिलीज करना पड़ता है, जिसमें वो लोग लिखते हैं कि हमारी ये कंपनी का नाम है, हम कंपनी में डिपॉजिट्स लेने वाले हैं, कंपनी में डिपॉजिट ट्रस्टी कौन होने वाला है, ठीक है, फिर डिपॉजिट कब आपको रिपे कर दिया जाएगा, कितने रुपए आपको डालना है, सारी चीज़ें, क्रेडिट रेटिंग, सब कुछ उस एडवर्टाइजमेंट के सर्कुलर में लिखा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके बुक में एक बहुत बड़ा सा पैरा है। इस पैरा में आपको करीबन 4 से 5 लाइन मिनिमम आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा पैरा है, ठीक है। तो वहां से आप पिक करो और उसको याद करो। याद तो क्या, बहुत आसान है, समझ आ गया ना। उसमें आपके डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का नाम क्या है, फिर उसमें डिपॉजिट ट्रस्टी कौन है, डिपॉजिट कब आप रिपे करोगे, कब आपको मिलेगा, उसमें उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। देखो 5-6 पॉइंट्स तो मैंने यही बता दिए। चलो टर्म्स एंड कंडीशंस में अब ये 11th पॉइंट, ठीक है दोस्तों। देखो टोटल 20 पॉइंट्स है, इस 20 में आपको मिनिमम 10 आपको आना चाहिए। अगर आपको ये हार्ड लगता है स्किप करो, लेकिन ये जो बाकी के ना बहुत इजी है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे ये 12th पॉइंट देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिपॉजिट ट्रस्टी। याद आ रहा है कि नहीं, डिबेंचर ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होता था? जब डिबेंचर ट्रस्ट डीड एक आपस में साइन होता था कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के। दोस्तों इसी तरह से एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन होता है अपना, हाँ बाल बना रहा था, क्या बोल रहा था मैं, एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन होता है बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको आता है वो पॉइंट। अब देखो ओपन डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट, जैसे ही हमने डीआरआर ओपन किया था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वैसे ही दोस्तों हमें डिपॉजिट्स के लिए भी ओपन करना पड़ता है अकाउंट। डिपॉजिट, ओपन डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट, क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट। और इसमें जो है इसकी पेमेंट करने के लिए यूज होती है, डिपॉजिट की पेमेंट के लिए यूज होती है, उनको रीपे करने के लिए यूज होती है ये अकाउंट, ठीक है। तो देखो यार ये पॉइंट्स ना कितने मिलते जुलते हैं। अगर आपको 4th लेसन आता है तो आपको ये भी आ जाएगा। अगर आपको डिपॉजिट और डिबेंचर का एक अर्थ मीनिंग आता था, इसके सारे फीचर्स आते थे, इसके सारे टाइप्स आते थे, तो शायद ये टॉपिक आप सेल्फ स्टडी में कर सकते थे। समझ में आया? चलो आगे भाई। फिर है डिपॉजिट रिसिप्ट। आपने कोई कंपनी में डिपॉजिट खरीदा, तो कंपनी आपको खरीद लिया ना भाई, अब उसके 21 दिन, विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, उसके 21 डेज के अंदर आपके पास एक रिसिप्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट आ जाना चाहिए, डिपॉजिट रिसिप्ट आ जाना चाहिए कि हाँ भाई आपने इस कंपनी में डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है, ये लो उसका रिसिप्ट पकड़ो। समझ में आया? उसका प्रूफ पकड़ो भाई, प्रूफ चाहिए कि नहीं, एविडेंस के लिए काम आएगा ना। हाँ, तो ये रिसिप्ट पकड़ो। फिर है दोस्तों रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। तो जितने भी लोग डिपॉजिट्स में ना अप्लाई करते हो, जितने भी लोग डिपॉजिट्स के लिए
कंपनी उनको सिलेक्ट कर लेती है, तो कंपनी क्या करती है, एक जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है ना, वैसे ही रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होता है, वैसे ही रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर होता है। इसमें सारे डिबेंचर होल्डर्स का नाम लिखा जाता है कि कौन कौन कंपनी का डिबेंचर होल्डर है। इसी तरह से ही जो जो डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करता है वो सभी का भी डिपॉजिट में नाम लिखा जाता है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, आपको ना डिपॉजिट का भी एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास ऑन और बिफोर 31 जून एवरी ईयर विथ आरओसी, और इसके डिटेल्स ऑन 31 मार्च। ये पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आओगे, रिटर्न का, रजिस्टर का, डिपॉजिट का, ओपन डीआरआर का, डीआरए का, और अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये पूरे पेज पे, ये पूरे स्लाइड पे, क्या आप ये 1 2 3 4 5, क्या आप ये 5 पॉइंट्स एग्जाम में लिख कर आओगे? मुझे इसकी गारंटी दो। चलो पहले, काफी आसान है यार दोस्तों, एग्जाम में ये 5 पॉइंट्स तो आपको लिख कर आने हैं। लास्ट लेक्चर में जो 9 पॉइंट्स किए थे हमने वो, और ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स जो आपको हार्ड लग रहे हैं ना, बड़े बड़े सब पॉइंट्स, नहीं लिखो चलेगा, बट करके जाओ, मेरा मानना ऐसा है। बट अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ो, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे हैं ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो और इजी। ये देखो, इंटरेस्ट, डिपॉजिट पे ना दोस्तों आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। समझो आपको इंटरेस्ट देना था 19 सितंबर को, लेकिन आपने इंटरेस्ट नहीं दी, तो जो कंपनी है जो इंटरेस्ट नहीं देती है उसको 18% और देना पड़ता है। समझ में आया? मतलब कंपनी का ड्यूटी थी कि ऑन टाइम पेमेंट करना इंटरेस्ट की, जिसने भी डिपॉजिट में पैसे लगाए थे। अब कंपनी की बारी है उसको पेमेंट करने की। 19 तारीख को कंपनी ने 19 तारीख को पेमेंट नहीं दिया, 19 को जब पेमेंट की बारी थी तो कंपनी ने बोला जा नहीं दूंगी पैसा, जो करना है कर ले। अब कंपनी आपको 18% के साथ और देना पड़ेगा पैसा, 18% एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर क्या, राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे ही कंपनी और जो डिबेंचर ट्रस्टी उनके बीच में अगर कुछ लगता है कि यार हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में अल्ट्रेशन करना चाहिए, या अल्ट्रेशन यानी कि चेंजेस करना चाहिए, तो वो लोग चेंजेस करेंगे। उसके बाद डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको दोस्तों अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर जो होते हैं उनमें आपको बताना है कि इस साल इतना डिपॉजिट से, इस साल हमने इतना डिपॉजिट जनरेट करा, इस हमने उतने डिपॉजिट्स की रिपेमेंट करी, इतने आउटस्टैंडिंग है, इतना हम फ्यूचर में और प्लान करते हैं, जो भी, ये सब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। एंड द लास्ट इज पनिशमेंट, अगर डिपॉजिट में कोई ऑफिसर डिपॉजिट लेके उसको रिटर्न नहीं करता वापस। सोचो ना, एक कंपनी है जेआर कॉलेज ने 10 करोड़ का डिपॉजिट मांगा और बोला 2 साल के अंदर सबको दे दूंगी, पर जेआर ट्यूटोरियल्स भाई 2 साल बाद गायब। क्या करोगे फिर? तो जो जेआर ट्यूटोरियल्स के फाउंडर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं, वो सभी को सेक्शन 447 फ्रॉड, एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 447 डील्स विद द फ्रॉड, ठीक है। तो अगर डिपॉजिट लेकर कोई कंपनी उसके साथ धोखा करती है या उसके साथ कुछ भी छेड़खानी करती है, तो उसके बाद जो पनिशमेंट लगेगी सीधा फ्रॉड की लगेगी, उसको मान लिया जाएगा तो फ्रॉडलेंट आदमी है। और दोस्त मैं बता दूं, ये जो फ्रॉड है ना, अगर आप इसमें कवर हो जाते हो तो फ्रॉड की पनिशमेंट बहुत हैवी होती है। फ्रॉड का डेफिनेशन सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड फ्रॉड की पनिशमेंट सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है, ठीक है। आप गूगल करो सेक्शन 448, उसकी पनिशमेंट देखो। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तो 3 साल से 10 साल तक की जेल, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है तो 6 महीने से 10 साल तक की जेल, और साथ में जो पेनल्टी का अमाउंट होता है ना, वो या तो फ्रॉड अमाउंट या फिर उसका 3 टाइम्स, समझ में, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। जैसे आपने 10 करोड़ का गफला किया था तो आपको 30 करोड़ पैसे देने पड़ेंगे, ये इसकी सिर्फ पेनल्टी है। तो बच के रहो, फ्रॉड एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। और फ्रॉड अगर आप करते हो, सेक्शन 17 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, तो उस पर भी हैवी पेनल्टी होती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी होता है, और इम्प्रिजनमेंट भी 14 ईयर्स 10 ईयर्स तक का होता है। कंपनीज एक्ट 2013 में 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो हैवी है। और अगर आपने डिपॉजिट के साथ कुछ मस्ती करी तो आपको 10 साल तक की जेल लग सकती है। ये आपके बुक में नहीं लिखा है, ये आपको एग्जाम में लिख के भी नहीं आना है भाई, चेकर को भी नहीं आता होगा, चेकर को आता होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो 12th के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो अगर आपने लिख भी दिया तो आपको गलत देगा। ये मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013, ये आप जब सीएस प्रोफेशनल में आओगे तब आप ये सीखोगे, और फ्रॉड आप एग्जीक्यूटिव में सीख जाओगे, लेकिन सीएस प्रोफेशनल में फ्रॉड की पनिशमेंट है, समझ में आया? तो 12th के बच्चों को सिर्फ इतना ही लिखा है,
विल बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड। लेकिन जैसे ही आप सीएस के कोर्स में आओगे और एग्जीक्यूटिव में आओगे तब आप फ्रॉड की डेफिनेशन याद करोगे, फिर आप प्रोफेशनल में आओगे तब आप फ्रॉड के पनिशमेंट के साथ उनकी केस स्टडीज दिखोगे। तो इस तरह से पोर्शन डिवाइडेड है। अभी आपको पढ़ा दूंगा और आपको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आया तो पढ़ा के वेस्ट हो गया ना। तो इसके लिए पोर्शन देखो, सिलेबस को ना इस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, एक बेस तैयार किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड लिख दिया है, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तब आप उसका डेफिनेशन सीखोगे और आगे बढ़ोगे तो उसका सब कुछ सीख जाओगे। तो ये एक अच्छा लगा काफी देख के। चलो अब दोस्तों ये एक टॉपिक करने से आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें दोस्तों लिखा है प्रोसेस या प्रोसीजर, आप कह लो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक या मेंबर, दोनों का सेम प्रोसेस है। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए तो अच्छा है, पब्लिक भी आ जाए चलेगा, मेंबर भी आ जाए चलेगा। चलो तैयार। पहले तो भाई बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करो कि हम डिपॉजिट लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाओ, 75% स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर से भी परमिशन ले लो और उनसे पूछो कि क्या तुम्हें डिपॉजिट लेने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलेगा ना, सब कुछ चलेगा। फिर वापस बोर्ड मीटिंग बुलाओ। इसमें दोस्तों आपको डिबेंचर ट्रस्ट, अपना डिपॉजिट ट्रस्टी वगैरह का ध्यान रखना है माफ कीजिएगा, आपको डिपॉजिट ट्रस्टी का ध्यान रखना है, उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह का बातचीत कर लो सब कुछ। एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर का जो पॉइंट है ना एडवर्टाइजमेंट, वो कैसे बनेगा, कब देना है, किसको देना है, किस तरह से करवाना है, क्रेडिट रेटिंग कितनी लेनी है, ये सारा इस वाली बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है। उसके बाद फोर्थ, बैंकर अपॉइंट करो। बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, लोगों से हम पैसे जब लेंगे तो वो बैंक में आएगा ना, उस बैंक अकाउंट में, तो बैंकर अपॉइंट करो। नेक्स्ट, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। भाई आप जो डिपॉजिट्स है ना उसके क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करवाओ, और ये बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज होती है, अपने को उसके पास जाना पड़ता है, वो अपने को क्रेडिट रेटिंग देते हैं। और क्रेडिट रेटिंग AAA, AA, सिंगल ए, BC D, जितना AAA, AA, ये एकदम सेफ कैटेगरी वाली रेटिंग होती है। चलो फिर क्या, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। भाई डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट कर लेना। फिर टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, 20,000 से ज्यादा अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ये पॉइंट हमने टर्म्स एंड कंडीशंस में सीखा था। अब ये सारे पॉइंट्स ना आपको यहाँ ही देखने को मिलेंगे, तो अगर आपका वो 20 पॉइंट हो जाता है ना तो आपका ये भी हो जाएगा। फिर क्या देखो, फाइल कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद ROC। अरे भाई आपने कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट सब डिसाइड कर लिया था, हमने ये वाली बोर्ड मीटिंग 3rd नंबर वाली पॉइंट की जो बोर्ड मीटिंग थी हमने उसमें डिसाइड किया था ना कि दोस्तों हम एडवर्टाइजमेंट कहां करेंगे, किससे करेंगे, किसके साथ करेंगे, कब करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस, वो अब आपको ROC को जाकर फाइल करना है इन पॉइंट 8। और 9th में एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक। अरे पब्लिक सुनो, हम डिपॉजिट ला रहे हैं, अगर आपको पैसे लगाना है तो आप हमारे डिपॉजिट में लगा सकते हो, ऐसा आपको एडवर्टाइजमेंट देना होता है। फिर जैसे आपने पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनी के वेबसाइट। कंपनी अपने वेबसाइट पे उस एडवर्टाइजमेंट को अपलोड करती है। समझ में आया, इस तरह से काम होता है। और फिर जैसे ही आपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया तो मेरे जैसा आम आदमी, जनरल पब्लिक, अपने जैसा दोस्तों है ना, कैमरा के पीछे बच्चा आपसे बात कर रहा हूं, हम उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और सोचेंगे यार ये कंपनी तो अच्छी लग रही है, इसके क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है, एक काम करता हूं चलो इसमें पैसे लगाता हूं। अब आप क्या करते हो, फिर आप जब पैसे लगाए, जो कंपनी है वो एप्लीकेशन मनी एंड फॉर्म को कलेक्ट करती है, फिर वो डिपॉजिट रिसिप्ट को आपको देती है 21 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। याद आ रहा है कि नहीं। फिर अगर लगा तो चार्ज ऑन एसेट क्रिएट करेगी, और अगर इनसिक्योर्ड हुआ तो नहीं करेगी। एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है वैसे ही दोस्तों रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होता है। और फिर इन द लास्ट रिटर्न फाइल करेगी विथ ROC। और रिटर्न का पॉइंट भी पता है हमने कहां सीखा है, ये देखो 31 जून ऑफ एवरी ईयर। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी होता है और ये टॉपिक भी होता है। अब बच्चा आप बोलोगे सर अगर एग्जाम में मेंबर्स का आया तब हम ये सेम लिख के आएंगे, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पब्लिक का आया तो हम ये सेम लिख के आएंगे, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करना है, एक ये प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एक ये 20 पॉइंट वाला। उस 20 में से भी आपको मिनिमम 10 याद करना है, काम खत्म। 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ना है लेसन नंबर 5 के लिए। यस आई रिपीट वंस अगेन, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है फॉर लेसन नंबर 5। एक वो 20 में से 10 पॉइंट्स कोई भी कर लो, और ये इजी सिंपल 14-15 पॉइंट्स जो आपको इजीली 5 मार्क्स ग्रैब करवाएंगे। और ये डिफिकल्ट नहीं है, कितना आसान है यार ये,
बस हाँ, इसका ये प्रोसेस लाइन टू लाइन चलना चाहिए। आप इसमें अगर गड़बड़ कर दी है ना तो गलती हो जाएगी और फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, माइक को नहीं हिलाना है, समझ में आ रहा है? बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, बैंकर को अपॉइंट करो, फिर क्रेडिट रेटिंग ले लो, फिर डिपॉजिट ट्रस्टी, टेक डिपॉजिट का इंश्योरेंस, फाइल कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद आरओसी, और उसके बाद दोस्तों एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक। फिर एडवर्टाइजमेंट को अपलोड कर दो, फिर इन्वेस्टर उसको देख के पैसा लगाएगा तो पैसे कलेक्ट कर लो, फिर अपना वो डिपॉजिट रिसिप्ट उनको 21 दिन में दो, फिर चार्ज क्रिएट करना है एसेट पे तो कर लो, नहीं करना तो भैया आपकी मर्जी। फिर आपको एंट्री करना है डिपॉजिट के रजिस्टर में और फिर रिटर्न फाइल करनी है। तो ये टॉपिक इसी के साथ यहाँ पे फिनिश होता है और इसी के साथ लेसन नंबर 5 और डिपॉजिट का भी हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। देखा दोस्तों, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 कितना छोटा था, कितना सिंपल था, लेकिन ये सिंपल एंड छोटा तभी बन पाया क्योंकि आपको अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन ऑफ एसपी बहुत अच्छे से आता है। ये आपके भाई की इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी लेसन से डाउट, कोई भी बाकी लेसन से डाउट एसपी और ओसीएम के, आप प्लीज मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। 12th के बच्चों में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्यार व्यार बांटो यार, थोड़ा सा इस लेक्चर को शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, मजा आएगी नहीं। और दोस्तों और बताओ यार, जो भी मतलब बताना चाहते हो बताओ, फीडबैक दो, अपना सजेशंस दो प्लीज कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे भी आप दे सकते हो, यहाँ पे मैं आपको वॉइस के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैं आई होप आपको बहुत मजा आया हमारे साथ पढ़ के। लेसन नंबर 6 हम आ रहे हैं तेरे पास, और लेसन नंबर 6, 7 एंड 8 होने वाला है लेटर्स का। तो दोस्तों लेसन नंबर 6, 7 एंड 8 ये भी एक बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और देखो ना यार, कितने कम समय में हमने 4th, 5th, 6th, 7th, 8 5 लेसन कंप्लीट कर दिए। और ये 5 के 5 लेसन मैं एक फ्लो में अपलोड करने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन ना लो। आपका भाई, जैसे हमने ओसीएम को इतने टाइम तक लगातार किया था, अब इतने टाइम में हम लगातार एसपी करेंगे। तो लाइट भी एकदम सही समय गई है। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। चलो यार दोस्तों, मिलता हूँ सभी से अगले ही वीडियो, अगले ही लेक्चर। तब तक के लिए हमें याद रखना, JR कॉलेज यहाँ पे ही मिलूंगा।